वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम आपके लिए प्राइस एक्शन सीरीज का सेकंड वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम ट्रेंड ट्रेडिंग और ट्रेंड एनालिसिस को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे विद पावरफुल स्ट्रेटजीज। ये वीडियो पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड होगा। इसमें हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट एंड टाइम फ्रेम। फिर हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रा कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ट्रेड कैसे करते हैं। ये एक वीडियो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक इंप्रूव करेगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 500 रखते हैं, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड रेफर्स टू द ओवरऑल डायरेक्शन इन विच द प्राइस ऑफ एन एसेट आर मूविंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है कि टाइम के साथ प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे ट्रेंड कहते हैं। प्रोबेबिलिटी के बेस पे टाइम के साथ या तो प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो वो नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो वो एक कन्फाइंड नैरो रेंज में रह सकते हैं। ट्रेंड इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट। अगर हम आसान भाषा में समझे तो प्राइस टाइम के साथ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसे हम ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझा, या तो प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो वो नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो वो एक कन्फाइंड नैरो रेंज में रह सकते हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, डू नॉट ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। आपने ये वाली कहावत तो सुनी होगी कि जो ट्रेंड है वो आपका फ्रेंड होता है, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज हम ये भी देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है और आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड देखेंगे। अभी मैंने आपको समझाया, या तो प्राइसेस टाइम के साथ ऊपर जा सकते हैं, या तो वो नीचे जा सकते हैं, या तो वो एक कन्फाइंड रेंज में रह सकते हैं। पहला जो ट्रेंड का टाइप है उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अप का मतलब होता है ऊपर, और ट्रेंड का मतलब होता है कि टाइम के साथ प्राइसेस का क्या हो रहा है। तो अप ट्रेंड का अगर हम कॉम्बिनेशन में मतलब देखें तो वो होगा कि टाइम के साथ जो प्राइसेस है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। सिमिलरली डाउन का मतलब होता है नीचे, ट्रेंड का मतलब होता है कि टाइम के साथ प्राइसेस का क्या हो रहा है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें तो डाउन ट्रेंड का मतलब होगा कि टाइम के साथ जो प्राइसेस है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड है, इसका मतलब होगा कि टाइम के साथ जो प्राइसेस है वो एक कन्फाइंड नैरो रेंज में रह रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब एक स्टॉक, कमोडिटी या किसी भी एसेट में एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो जनरल डायरेक्शन जो प्राइसेस की होती है वो ऊपर की डायरेक्शन होती है। लेकिन जो प्राइसेस का मूवमेंट होता है वो सीधे ऊपर की डायरेक्शन में नहीं होता है। पहले प्राइसेस ऊपर जाते हैं जिसे हम अप मूव कहते हैं, फिर उसके बाद प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आते हैं जिसे हम रिट्रेसमेंट या पुल बैक कहते हैं। फिर से प्राइसेस जो है वो बड़ा सा अप मूव देते हैं, फिर एक छोटा सा डाउन मूव आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड में प्राइसेस सीधे ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड होगा वहां पर भी जो प्राइसेस है उनकी जनरल डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन होगी, लेकिन जो मूव्स होंगे उसमें भी पहले डाउन मूव होगा, फिर छोटा सा अप मूव या जिसे हम रिट्रेसमेंट या पुल बैक भी कहते हैं, फिर से बड़ा सा डाउन मूव, छोटा सा अप मूव या जिसे हम पुल बैक भी कहते हैं। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ये मैं अभी आपको आगे भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अप ट्रेंड में प्राइसेस सीधे ऊपर जाते हैं, डाउन ट्रेंड में प्राइसेस सीधे नीचे जाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेंड के कितने टाइप्स है। जो इसका पहला टाइप है उसे कहते हैं मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जिसे हम इजीली ऑब्जर्व करते हैं हायर टाइम फ्रेम्स पर। इस पे जो हम टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं वो है वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम। यानी कि जब आप एक चार्ट हायर टाइम फ्रेम्स में देखोगे लाइक वीकली एंड मंथली, वहां पर जो आपको ट्रेंड दिखेगा उसे हम मेजर ट्रेंड कहते हैं। जो इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है ये करेक्शंस विद इन द मेजर ट्रेंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि मेजर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है, मैंने आपको समझाया था कि अप ट्रेंड में अप मूव्स और डाउन मूव्स होते हैं। यहाँ पर जो ये डाउन मूव होता है वो इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है, जो कि एक करेक्शन होता है विद इन मेजर ट्रेंड। इसे हम डेली टाइम फ्रेम्स पर इजीली देख सकते हैं। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड हम देख सकते हैं आवरली, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम्स पर। ये वाला जो ट्रेंड होता है ये करेक्शंस विद इन द इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है। यहाँ पर ये चीजें मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाली चीजें मैंने आपको ट्रेंड ट्रेडिंग के पिछले वीडियो में सिखाई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जरूर चेक कीजिएगा। अब जो भी हमने अब तक समझा, अब हम इसे रियल चार्ट पर देखेंगे और हम देखेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जुबिलेंट फूडवर्क्स का चार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि यहाँ पर जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो मेजर टाइम फ्रेम पर है, और जो यहाँ पर ट्रेंड होगा वो भी मेजर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्राइसेस जो थे वो एक कन्फाइनेड रेंज में थे, यानी कि ये वाला जो यहाँ पर ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेंड था, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, तो इस वाले ट्रेंड को हम यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड कहेंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ली है। यहाँ पर हम इस वाले मूव को डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते कि ये करेक्शन है उस मेजर टाइम फ्रेम के ट्रेंड में, लेकिन जब हम इसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे अभी हम रिट्रेसमेंट कह रहे थे या एक पुल बैक कह रहे थे, वो असल में एक डाउन ट्रेंड था जो कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में गए हैं, इसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे एट द इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। लेकिन अगर हम इसे ही 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लियर कट अप ट्रेंड है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आप डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखोगे कि ट्रेंड क्या था और उसी हिसाब से आप ट्रेड करोगे। लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको माइनर ट्रेंड देखना है कि वो क्या है, फिर आप उसी हिसाब से ट्रेड ले सकते हो अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने HDFC बैंक का चार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि यहाँ पर भी इस चार्ट पर मैं मेजर एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, यानी कि ये एक क्लियर कट अप ट्रेंड है। आप इस अप ट्रेंड में देख सकते हो कि प्राइस ऊपर जाते हैं जिसे हम अप मूव कहते हैं, फिर एक रिट्रेसमेंट या डाउन मूव भी इसमें आता है, जो कि मैंने आपको समझाया था कि अप ट्रेंड में प्राइसेस सीधे ही ऊपर नहीं जाते। मतलब यहाँ प्राइस ऊपर गए फिर नीचे गए हैं, फिर ऊपर गए हैं फिर नीचे आए हैं, फिर से ऊपर गए हैं फिर नीचे आए हैं। तो जब भी अप ट्रेंड होता है उसमें अप मूव्स होते हैं और डाउन मूव्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड की भी बात करें उसमें भी डाउन मूव्स और अप मूव्स होते हैं। अगर मैं अब इसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो HDFC बैंक है वो एक नैरो रेंज में है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेली टाइम फ्रेम है HDFC बैंक उसमें एक कन्फाइनेड रेंज में है, जैसे हम साइडवेज ट्रेंड के। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अप ट्रेंड की फिर से शुरुआत हुई है। अगर हम इसी चार्ट को अब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। फिर कल यहाँ पर इस लेवल का जो है ब्रेक डाउन हुआ है और यहाँ पर कल पूरे दिन डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले अप ट्रेंड चल रहा था, फिर माइनर ट्रेंड पे जो है वो चेंज होकर डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब हम सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा किया जाता है। ट्रेंड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन दैट इज ड्रॉन ऑन ए प्राइस चार्ट इन ऑर्डर टू हेल्प आइडेंटिफाई द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ एन एसेट। एक एसेट का ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक करते हैं। अप ट्रेंड में प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होते हैं और डाउन ट्रेंड में प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन से नीचे होते हैं। An uptrend line is drawn by connecting higher lows on a price chart. An uptrend line acts as support for the price. अगर हम इसे समझे तो हम मान लेते हैं कि एक एसेट का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है। ये इसे मैं पहले ड्रा करता हूँ। ये जो चार्ट है ये एक अप ट्रेंड में है, ये इस चार्ट का पहला हाई है। हम मान लेते हैं चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर प्राइसेस ऊपर गए हैं, यहाँ पर इसने पहला हाई बनाया है, फिर प्राइसेस ने एक डाउन मूव दिया है, तो यहाँ पर इसका लो होगा जिसे हम L1 नाम देंगे और इसे हम H1 नाम देंगे। सिमिलरली इस वाले पॉइंट को हम H2 कहेंगे यानी कि हाई 2, और इस वाले पॉइंट को हम L2 कहेंगे यानी कि लो 2। सिमिलरली ये होगा H3 और ये होगा L3। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जब प्राइस इस पॉइंट से लेकर इस H1 तक आएंगे और फिर ये एक लो बनाएगा यानी कि H1 से लेकर L1 तक, तो इस सारे पॉइंट को हम एक स्विंग कहते हैं। यानी कि एक अप ट्रेंड की एक स्विंग में एक हाई होता है और एक लो होता है, उसे हम एक कंप्लीट स्विंग कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्विंग है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगी यानी कि H2 और L2 को लेकर ये वाला पॉइंट जो है ये एक स्विंग बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमें अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है तो हम उसके जो हायर लोज होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं यानी कि L1, L2 और L3 को, इनको हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं। इस लाइन को हम अप ट्रेंड लाइन कहते हैं। अप ट्रेंड में ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज ए सपोर्ट एक्ट करती है। जब भी प्राइसेस इसके पास आते हैं तो वहां से प्राइसेस फिर बाउंस बैक करते हैं। A downtrend line is drawn by connecting lower highs on price chart. A downtrend line acts as resistance for prices. अगर हम इसे समझे तो हम मान लेते हैं कि एक एसेट का प्राइस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। ये इसका पहला हाई होगा, ये उसका पहला लो होगा, सेकंड हाई सेकंड लो, थर्ड हाई थर्ड लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला हाई है वो बड़ा है, फिर उसके बाद जो सेकंड हाई है वो इससे नीचे है। यहाँ पर जो हाईज होते हैं वो लोअर हाईज होते हैं और जो यहाँ पर लोज होते हैं वो लोअर लोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला
लो अगर 10 रुपीज पे है तो ये वाला लो 8 ही रुपए पे होगा। सिमिलरली ये वाला 6 रुपीज पे होगा, यानी कि जो डाउन ट्रेंड है इसमें लोअर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न बनता है। अगर हमें इसमें ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होगी, हम इसके लोअर हाइज को कनेक्ट करते हैं, यानी कि इस प्राइस चार्ट के ऊपर हम एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर जो ये डाउन ट्रेंड लाइन है ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करती है। जब भी प्राइसेस इसके पास आते हैं फिर से प्राइसेस यहाँ से बाउंस बैक करते हैं नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ पर जो स्विंग होगी वो एक L1 और H1 को कंबाइन करके होगी, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहली स्विंग होगी, फिर यहाँ पर L2 होगा और यहाँ पर H2 होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सेकंड स्विंग होगी। तो अब आपको समझ आया कि एक स्विंग बनने के लिए एक हाई और एक लो होना जरूरी है। To create a trend line, we join first 2 points and extend the line। इसका मतलब होता है, मैं मान लेता हूँ एक अप ट्रेंड है, इसमें जो स्विंग के पहले 2 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, हम इनको कनेक्ट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये एक अप ट्रेंड लाइन है। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड होगा तो वहां पर जो पहले 2 पॉइंट्स है हम उनको कनेक्ट करेंगे और फिर उसको एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड लाइन होगी। इट शुड नॉट बी टू स्टीप। अगर आपको ऐसा अप ट्रेंड मिल रहा है जो सीधा है तो उस पर हम अप ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करते हैं। जो ये ट्रेंड लाइन है इसमें जो एंगल होना चाहिए वो करीबन 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परफेक्ट ट्रेंड लाइन कहते हैं। अगर ये लाइन जो है 40 डिग्री या 30 to 40 डिग्री के एंगल में आती है तो ये ठीक है, ज्यादा स्टीप नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइसेस ऐसे चल रहे हैं इसमें हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करेंगे। एज कम्पेयर अगर इस ट्रेंड लाइन पे प्राइसेस चल रहे हैं तो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिटकॉइन का चार्ट जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला हाई था स्विंग का, फिर यहाँ पर दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई। ये जो सारे हाईज हैं वो लोअर हाईज थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो, यानी कि ये जो इसका ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड था। अब मैंने आपको बताया है कि जब हम डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो हम उसके लोअर हाईज को ज्वाइन करते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको चूज करना है रे। जैसे ही आप रे पे क्लिक करोगे आपको स्विंग के पहले हाई पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर आपको जो नेक्स्ट स्विंग का हाई पॉइंट दिखे, फॉर एग्जाम्पल ये या मैं ये भी ले सकता हूँ, आपको इनको कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन ड्रा हुई है। जब भी प्राइसेस इसके पास आए हैं प्राइसेस ने इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट की है और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। फिर जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, फिर उसके बाद प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो हम उसके लोअर हाइज को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने HDFC बैंक का चार्ट खोला है और इस चार्ट में आप देख सकते हैं ये पहला लो पॉइंट था, फिर ये पहला हाई है, फिर सेकंड लो, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ तक एक कंप्लीट स्विंग हुई है। तो ये पहला हाई है, ये इस स्विंग का पहला लो है, फिर ये हाई है, लो है, फिर से ये हाई है, लो है, फिर ये हाई है। अगर मैं इसे एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करूं, क्योंकि ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया था कि हम अप ट्रेंड में स्विंग के हायर लोज को ज्वाइन करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट से लेकर इस लो को ज्वाइन करते हुए सीधे ट्रेंड लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी प्राइसेस ट्रेंड लाइन के पास आए हैं इन प्राइसेस ने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है। जैसे ही फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है, जहाँ पर आपको मोस्ट सेंस दिखे कि यहाँ पर हमें कनेक्ट करना चाहिए, आपको वहीं पर कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैंडल की विक कनेक्ट करनी है या बॉडी कनेक्ट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैंडल जो है वो इस ट्रेंड लाइन से बाहर आया था, तो एक तो कैंडल अगर बाहर भी आएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होगी जो मोस्ट कैंडल उसको टच कर रही होगी। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने HDFC बैंक का चार्ट ही 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर मैंने पहले से ही एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखी है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड में मैंने इनके लोअर हाइज पे ट्रेंड लाइन ड्रा की है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास कैंडल्स पहुंचे थे तो वो यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे की डायरेक्शन में जाते थे। यहाँ पर एक रिवर्सल आया है। अब हम अप ट्रेंड को डिटेल में समझेंगे और हम देखेंगे कि अप ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं। इट इज एविडेंस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। इसका मतलब होता है जब भी एक अप ट्रेंड बनता है उसमें हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनता है। हम मान लेते हैं यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है
और यहाँ से प्राइसेस ने एक रिट्रेसमेंट दी है, फिर से प्राइसेस ऊपर गए हैं, फिर से एक रिट्रेसमेंट आई है, फिर से प्राइस ऊपर गए, फिर से एक रिट्रेसमेंट आई है। ये इस प्राइस मूवमेंट का पहला हाई है, ये पहला लो है, ये दूसरा हाई है, ये दूसरा लो है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा हाई है वो पिछले वाले हाई के कंपैरिजन में हायर है, यानी कि इससे ऊपर है। सिमिलरली जो पहला लो है इसके कंपैरिजन में जो दूसरा लो है वो हायर है। इसी पैटर्न को हम हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बोलते हैं। ये अप ट्रेंड की खासियत है कि इसमें हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनता है। एन अप ट्रेंड रेफर्स टू ए सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द प्राइसेस ऑफ एन एसेट आर जनरली मूविंग हायर। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी अप ट्रेंड होता है उसमें प्राइसेस टाइम के साथ ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। अप ट्रेंड कंप्राइजेस अप मूव्स एंड डाउन मूव्स। ये चीज भी मैंने आपको पहले ही समझाई। जब एक अप ट्रेंड आता है उसमें प्राइसेस सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, उसमें पहले अप मूव होता है, फिर प्राइसेस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देते हैं और नीचे की डायरेक्शन में आते हैं, फिर से प्राइसेस ऊपर जाते हैं, फिर से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है। जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तब हम इसे अप मूव कहते हैं और जब प्राइसेस थोड़ा सा डाउन आते हैं इसे हम डाउन मूव कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं कि अप ट्रेंड में बहुत अप मूव्स और डाउन मूव्स होते हैं। इन अप ट्रेंड डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। जब अप ट्रेंड होता है उस वक्त डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा होती है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में गए हैं। यहाँ पर ये वाला जो है ये है H1 यानी कि फर्स्ट हाई है, सिमिलरली ये है L1 यानी कि फर्स्ट लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्विंग कंप्लीट हो जाती है, फिर यहाँ पर नई बाइंग स्टार्ट होती है। यहाँ से प्राइसेस फिर से ऊपर जाते हैं और नेक्स्ट हाई की क्रिएशन होती है जिसे हम H2 कहते हैं, जो कि पिछले वाले हाई के कंपैरिजन में हायर होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये स्विंग कंप्लीट होती है इस L2 के साथ जिसे हम लो सेकंड कहते हैं। ये वाला जो लो है ये पिछले वाले लो के कंपैरिजन में हायर होता है, यानी कि यहाँ पर हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न बनता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि अप ट्रेंड की खासियत है, इसमें हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनता है। यहाँ पर जो H1 होता है वो छोटा होता है H2 के कंपैरिजन में, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो H2 है वो बड़ा होता है H1 के कंपैरिजन में, यानी कि जो नेक्स्ट हाई होता है वो पिछले वाले हाई के कंपैरिजन में हायर होता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट लो होता है वो पिछले वाले लो के कंपैरिजन में हायर लो होता है। ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इन एन अप ट्रेंड सपोर्ट इज मोर पावरफुल देन रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है जब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है उसमें सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। अगर हम इसे एग्जांपल से समझे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर प्राइसेस में एक स्विंग आता है, फिर से प्राइसेस ऊपर जाते हैं, फिर से एक स्विंग नीचे की तरफ आता है, फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं, फिर से एक स्विंग में प्राइसेस नीचे आते हैं। तो ये फर्स्ट हाई है, सेकेंड हाई, थर्ड हाई। सिमिलरली ये पहला लो है, सेकंड लो और थर्ड लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही अप ट्रेंड में प्राइसेस ऊपर जाते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस का कंटिन्यूअसली ब्रेकआउट होता है, यानी कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यू जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सपोर्ट है उसके ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि प्राइसेस को कंटिन्यू इन स्विंग्स पर सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर प्राइसेस पहुंचेंगे, यहाँ पर इनको फिर से सपोर्ट मिलेगा। जब ये इस रेजिस्टेंस पर आएंगे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। यही आपको याद रखना है कि जब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है उसमें जो सपोर्ट है वो मोर पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ जब भी एक अप ट्रेंड होता है मैं स्विंग्स पे बाई करता हूँ एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स यहाँ पर कभी कभार फेल भी होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर सपोर्ट है उसके फेल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी एक अप ट्रेंड चल रहा होता है वहां पर दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं जो कि ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं और दूसरे होते हैं जो कि स्विंग के लो पे ट्रेड करते हैं। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि मैं स्विंग के लो पर ही ट्रेड करूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स जो है वो बाई करने के लिए तैयार होते हैं और मैक्सिमम टाइम्स उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर से जो है प्राइस है उसके बाद ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ स्विंग की ट्रेड को, यानी जैसे ही फर्स्ट स्विंग कंप्लीट हुई मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। In uptrend, prices tend to respect 20, 50 और 200 days simple moving average depending upon the time frame of chart। इसका मतलब होता है जब प्राइसेस अपट्रेंड में चल रहे होते हैं या तो वो 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट कंटिन्यूअसली लेते हैं, या तो 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हैं, या तो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो ये इन मूविंग एवरेजेस को रेस्पेक्ट करता है, इनसे सपोर्ट लेता है कंटिन्यूअसली। प्राइसेस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड और स्ट्रॉन्गर एंड पुल बैक्स और द रिट्रेसमेंट्स आर वीक। यहाँ पर और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब प्राइस अप ट्रेंड में ऊपर जाते हैं उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है। हमेशा याद रखना जो ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव होता है, यानी कि ये वाला मूव, ये स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू दिस रिट्रेसमेंट मूव। रिट्रेसमेंट मूव में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको अप ट्रेंड में रिवर्स
रिवर्सल्स ट्रेड नहीं करने हैं। आपको या तो स्विंग पे ट्रेड करना है या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। ये आप तभी ट्रेड करोगे जब आप एक स्कैल्पर हो। इनकी स्ट्रेटजीज मैंने ऑलरेडी बोलिंगर बैंड की वीडियो में, RSI की वीडियो में, फिबोनाची की वीडियो में पहले से ही आपको इनकी स्ट्रेटजी सिखाई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज आपको ध्यान रखें, जब ट्रेंड की डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसमें वॉल्यूम भी हाई होता है, लेकिन जब इनमें रिट्रेसमेंट या पुल बैक आता है, इस रिट्रेसमेंट या पुल बैक में वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होता है। ओनली ट्रेड रिट्रेसमेंट्स इफ यू आर ए स्कैल्पर। आपको मैंने पहले ही कहा कि हम ये रिट्रेसमेंट्स को ट्रेड नहीं करते हैं। आप इन रिट्रेसमेंट्स को तभी ट्रेड करोगे जब आप स्कैल्पर हो। स्कैल्पर का मतलब होता है कि आप क्विकली एंट्री लेते हो, क्विकली एग्जिट करते हो विद इन 5 to 15 मिनट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पर खोला है। आपको पता होगा कि निफ्टी में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा था। अब हम इस अप ट्रेंड में पहले सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, फिर हम इसकी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। हम इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर गए, फिर इन्होंने इस सपोर्ट पर एक रिट्रेसमेंट दी है। मैंने आपको कहा कि सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस इन अप ट्रेंड, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती थी इस सपोर्ट पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ है। मैंने आपको कहा कि हम ब्रेकआउट कम ट्रेड करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट या पुल बैक है इनको हम ज्यादा ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो फिर से प्राइसेस में एक रिट्रेसमेंट आया है अप टू दिस सपोर्ट लेवल, यहाँ पर भी हमारी एंट्री बन सकती थी। अगर आप यहाँ पर एंट्री करोगे तो आप अपना मूवमेंट देख सकते हो कंपेयर टू अगर आप नीचे सपोर्ट पे ही एंट्री करोगे। अगर हम इसी चार्ट में आगे देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्राइसेस ऊपर गए, फिर एक रिट्रेसमेंट आया इन द फॉर्म ऑफ बुल फ्लैग पैटर्न। बुल फ्लैग पैटर्न और बियर फ्लैग पैटर्न आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जरूर सीखना है। मैं उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वो भी जरूर देखिएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। फिर से अगर हम आगे देखें, यहाँ पर प्राइस ऊपर गए हैं और इस रेजिस्टेंस से इन्होंने रेजिस्टेंस ली है, लेकिन इसके बाद बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती थी क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट हमारा बनता। फिर आप देख सकते हैं प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट आई है सपोर्ट लेवल पर, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइसेस ऊपर गए, फिर से एक रिट्रेसमेंट आया यहाँ पर अप टू दिस सपोर्ट लेवल, उसके बाद प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप में खुला, उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे आए हैं अप टू दिस सपोर्ट लेवल। इन्होंने इस सपोर्ट लेवल को थोड़ा ब्रीच किया, फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा अप ट्रेंड में, आपको जल्दी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। अप ट्रेंड में सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन होता है तब ट्रेंड खत्म हो चुका होता है या तो रिवर्सल आने वाला होता है, तो इसे आप क्विकली ट्रेड मत करिए अप ट्रेंड में। फिर आप देख सकते हैं प्राइस फिर से ऊपर गए, इन्होंने एक रिट्रेसमेंट ली, फिर से प्राइस ऊपर गए, फिर यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट था। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइसेस फिर से ऊपर गए, इस सपोर्ट पे आए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर की डायरेक्शन में गए। और ये कल और परसों का चार्ट है, यहाँ पर भी प्राइस ऊपर गए, इस सपोर्ट से यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए, फिर यहाँ से एक रिवर्सल आया जो कि मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल में सिखाऊंगा। अब हम साइडवेज ट्रेंड को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि हम साइडवेज ट्रेंड को कब ट्रेड करते हैं। ए साइडवेज ट्रेंड रेफर्स टू ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द प्राइसेस ऑफ एन एसेट आर जनरली मूविंग विद इन ए नैरो रेंज विद नो क्लियर डायरेक्शन। इसका मतलब होता है कि साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक नैरो रेंज में चल रहा होता है। ये हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है और ये मान लेते हैं ये एक सपोर्ट है। अगर जब प्राइसेस इन दोनों के दरमियान मूवमेंट देते हैं एक चैनल में, तब हम इस मार्केट को साइडवेज मार्केट कहते हैं और इस ट्रेंड को साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। इस ट्रेंड में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। इस ट्रेंड में प्राइसेस ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट होता है एक नैरो रेंज में होता है। साइडवेज मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लो वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट, दूसरा होता है हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइसेस में कितना मूवमेंट है, क्या प्राइसेस अच्छा खासा मूवमेंट दे रहे हैं या उनमें बहुत कम मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये हम मान लेते हैं एक चैनल है, यहाँ पर जो सपोर्ट पे प्राइस है वो हम मान लेते हैं 10 रुपीज का है और यहाँ पर हम मान लेते हैं 20 रुपीज है। अगर प्राइसेस इस रेंज में मूवमेंट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अच्छा खासा प्राइसेस में मूव है, यानी कि तकरीबन 10 रुपीज का मूव है, तो इसे हम हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट कहते हैं। वही अगर हम दूसरी रेंज लेंगे कि यहाँ पर प्राइसेस जो है वो 10 रुपीज पे है और जो रेजिस्टेंस है वो 12 रुपीज है। अगर प्राइसेस इन दोनों में मूवमेंट दे रहे हैं, यानी कि प्राइसेस में मूव तो आ रहा है लेकिन उनमें जो वोलेटिलिटी है वो उतनी नहीं है, इस वाले मार्केट को हम लो वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट कहते हैं। इसको हम हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट कहते हैं। हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट को हम ट्रेड करते हैं और जो लो वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट है इसको हम
ट्रेड नहीं करते हैं, इसमें हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। ये वाली स्ट्रैटेजी मैंने आपको डिटेल में समझाई है बोलिंगर बैंड की पिछली वीडियो में, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वो वाली स्ट्रैटेजी आप जाकर देख सकते हैं। अब हम साइडवेज ट्रेंड को रियल चार्ट पर देखेंगे कि ये दिखता कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने HDFC बैंक का चार्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पर खोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पहले से ही एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करके रखा है और प्राइसेस इस रेंज में ही मूवमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट के पास प्राइसेस है वो है 1721 और जो रेजिस्टेंस के पास प्राइसेस है वो है 1734, यानी कि तकरीबन यहाँ पर 13 रुपीज का मूवमेंट आ रहा है। तो इस वाले मार्केट को हम हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट कहते हैं। इस मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। अगर आपको ऐसे लो वोलेटिलिटी हाईवेज मार्केट समझ नहीं आता है या हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट समझ नहीं आता है तो हम इसमें बोलिंगर बैंड्स भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोलिंगर बैंड्स एक रेंज शो कर रहे हैं, तो इस रेंज को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। जब बोलिंगर बैंड्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसे हम लो वोलेटिलिटी मार्केट कहते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज्यादा नैरो नहीं होती है तब हम उसे हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट कहते हैं। हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट में हम बोलिंगर बैंड से ट्रेड करते हैं, लेकिन लो वोलेटिलिटी में हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। और यहाँ पर इसी HDFC बैंक के चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने फिर से एक रेंज ड्रा की है। यहाँ पर जो सपोर्ट पे प्राइसेस है वो है 1672 और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है इस पे प्राइस है 1678, यानी कि इस रेंज में 6 रुपए का मोमेंट हो रहा है। इस वाले मोमेंट को हम लो वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट कहते हैं। इसके अगर आप बोलिंगर बैंड ड्रा करोगे तो आप देख सकते हो कि बोलिंगर बैंड कितने नैरो है। यहाँ पर इस मार्केट को हम ट्रेड नहीं करते हैं, यहाँ पर हम बोलिंगर बैंड या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। अब हम डाउन ट्रेंड को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि डाउन ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का कंप्लीट अपोजिट है। जो आपने अप ट्रेंड में सीखा है उसका पूरा अपोजिट डाउन ट्रेंड होता है। इट इज एविडेंस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ लोअर हाईज एंड लोअर लोज। इसका मतलब होता है जब एक डाउन ट्रेंड होता है उसमें लोअर हाईज और लोअर लोज का पैटर्न बनता है। ये पहला हाई है, जो सेकंड हाई है वो इससे लोअर है यानी कि नीचे है, थर्ड पिछले वाले से लो है। सिमिलरली जो पहला लो होता है इससे जो नेक्स्ट लो होता है वो इससे नीचे होता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट लो होता है वो पिछले वाले लो के कंपैरिजन में नीचे होता है। इसी को कहते हैं कि डाउन ट्रेंड में लोअर हाईज और लोअर लोज का पैटर्न बनता है। एंड डाउन ट्रेंड रेफर्स टू ए सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच द प्राइसेस ऑफ एन एसेट आर जनरली मूविंग लोअर। इसका मतलब होता है कि जब एक डाउन ट्रेंड चलता है उस वक्त जो प्राइसेस है वो उनकी जो जनरल डायरेक्शन है वो नीचे की डायरेक्शन होती है, यानी कि टाइम के साथ प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिरते रहते हैं। डाउन ट्रेंड कंप्राइजेस ऑफ अप मूव्स एंड डाउन मूव्स। डाउन ट्रेंड में भी अप ट्रेंड की तरह अप मूव्स और डाउन मूव्स होते हैं। हम मान लेते हैं एक स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये प्राइसेस नीचे आए, इसको हम डाउन मूव कहेंगे। फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, इसे हम अप मूव कहते हैं। फिर से डाउन मूव आएगा, फिर से एक रिट्रेसमेंट आएगा जिसे हम अप मूव कहते हैं। इसी को कहते हैं कि चाहे डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, उन दोनों में बहुत अप मूव्स और डाउन मूव्स होते हैं। इन डाउन ट्रेंड सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। हमने देखा कि जब अप ट्रेंड चल रहा होता है वहां पर डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा होती है, लेकिन डाउन ट्रेंड में सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं। यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ये है H1 यानी कि फर्स्ट हाई इन डाउन ट्रेंड, ये है फर्स्ट लो इन डाउन ट्रेंड। H2 है सेकंड हाई इन डाउन ट्रेंड, L2 है सेकंड लो इन डाउन ट्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो H2 है वो H1 के कंपैरिजन में छोटा है यानी कि लोअर है। सिमिलरली जो H3 है वो H2 से छोटा है, H4 जो है वो H3 से छोटा है। यहाँ पर भी L2 जो है वो L1 से छोटा है, L3 जो है वो L2 से छोटा है, यानी कि जो नेक्स्ट हाई या लो बनता है वो पिछले हाई या लो के कंपैरिजन में लोअर होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि डाउन ट्रेंड की खासियत है कि इसमें लोअर हाईज और लोअर लोज का पैटर्न बनता है। यहाँ पर जो H1 होता है वो बड़ा होता है H2 से, यानी कि ये वाला जो H1 है ये बड़ा होता है जिसे हमने H2 का नाम दिया है। सिमिलरली जो H2 है वो H3 से बड़ा होता है, H3 जो है वो H4 से बड़ा होता है। सिमिलरली L1 L2 से बड़ा होता है, L3 L4 से बड़ा होता है। In a downtrend, resistance is more powerful than support। इसका मतलब होता है जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू सपोर्ट। जब हमने अप ट्रेंड पढ़ा था उसमें आपको मैंने बोला था कि सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, क्योंकि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट होना बहुत मुश्किल होता है। सिमिलरली जब अप ट्रेंड चल रहा होता है उसमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना ईजी होता है, लेकिन जो सपोर्ट है उसका ब्रेक डाउन होना
बहुत मुश्किल होता है। इन डाउन ट्रेंड प्राइसेस ट्राई टू रिस्पेक्ट 20, 50 और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है उसमें जो प्राइस है वो रिस्पेक्ट करते हैं या तो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को, या तो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को, या तो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब अप ट्रेंड चल रहा होगा उसमें जो मूविंग एवरेज है वो नीचे होगी और प्राइसेस इससे बाउंस बैक करेंगे, लेकिन डाउन ट्रेंड में मूविंग एवरेज ऊपर होगी और प्राइसेस इस पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस लेंगे। अप ट्रेंड में सपोर्ट लेते हैं और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेते हैं। प्राइसेस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग एंड पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट्स आर वीक। इसका मतलब होता है जो मूव डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो पुल बैक्स या रिट्रेसमेंट होता है वो वीक होता है। इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा कम होता है। इसमें भी हम रिवर्सल्स ट्रेड नहीं करते हैं, यानी कि जो ये रिट्रेसमेंट्स या पुल बैक्स है इनको हम ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन आप इन्हें ट्रेड कर सकते हो अगर आप स्कैल्पर हो। अब हम डाउन ट्रेंड को रियल चार्ट पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिप्ला का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे खोला है और इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे, यानी कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे आए, इन्होंने एक रिट्रेसमेंट दी अप टू दिस रेजिस्टेंस लेवल। आपको मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू सपोर्ट इन डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सेलिंग का ट्रेड बन रहा था। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस फिर से नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। इस वक्त इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट आई है अप टू दिस रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पर हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी बन रही है, एक तो है कि यहाँ पर डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही है और दूसरा है कि ये डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस पावरफुल होता है डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पर हम फिर से शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। फिर से प्राइसेस डाउन आए, फिर से इन्होंने रेजिस्टेंस तक एक रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पर हमारी शॉर्ट की पोजीशन फिर से बन रही थी। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे आए, थोड़ा ऊपर आए, फिर से इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। फिर प्राइसेस जैसे ही नीचे आए ये अप टू दिस रेजिस्टेंस लेवल फिर से आए, यहाँ पर हमारी शॉर्ट की पोजीशन फिर से बन सकती थी। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। तो ऐसा ही आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं कि जैसे ही आपको दिखे कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर जो रेजिस्टेंस है उसका वेटेज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सपोर्ट, वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल होता है। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।